दो बड़े अहम इशूज़ हैं जी। 63A का जो फैसला आया वो तो फैसला बहुत से लोगों के नज़दीक लॉजिकल फैसला है, बड़ा ही बहुत से लोगों के नज़दीक स्टूपिड फैसला था कि जो दिया गया बंदयाल साहब के बेंच की तरफ से, जिसके अंदर ये कहा गया कि जी आप वोट कास्ट करें, वो वोट भी कास्ट नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। मतलब उसमें तो कुछ लॉजिक समझती नहीं कि वो क्यों इतना इलॉजिकल फैसला किसके खुश करने के लिए क्यों आया था। लेकिन आज के फैसले की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस फैसले का इम्पैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने तो सीधी सुरख झंडी दिखा दी आज हुकूमत को। प्रेस टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि हम इनके साथ नहीं है, इस तरमीम में किसी भी लिहाज से इस हुकूमत के साथ नहीं है। और उन्होंने कहा कि इतनी आफत और क्या मौत आई हुई है हुकूमत को कि फ़ौरन करना है। मैं सुनाता हूँ भी आपको उन्होंने क्या कहा। इस तरमीम को मौखर कर दें। अभी जो सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो वज़ीर आज़म आ रहे हैं, चाइना के आ रहे हैं, मलेशिया के आज आए हुए हैं, तो इस फैसले का लेकिन इम्पैक्ट इस टर्म्स में ज़रूर होगा कि अगर ये फैसला अब वोट को आपके एटलीस्ट काउंट करता है, ख्वाह डिस्क्वालिफिकेशन फिर भी कर देता है एमएनए की, तो तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि मुबैना तौर पर हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, वो ये हो सकता है कि हुकूमत के साथ इस आइनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान के बगैर भी वोट कास्ट कर दें। ये फ़ायदा हो सकता है, इसको वैल्यूट कर लेते हैं। और दूसरा, मोहसिन नकवी साहब ने आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि कल इमरान खान साहब ने जो अपने लोगों को कहा हुआ है कि जनाब डी चौक को पता नहीं क्या बना दें, आप जिस तरह चाहे पहुँचे, वहाँ पर जितने कंटेनर लग जाए वहाँ पहुँचें। तो कल वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं और ये दिन जो है बड़े क्रिटिकल क्रूशल दिन है। पाकिस्तान में अहम कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रिवाइवल का मामला हो रहा है, उसके हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। इस दौरान प्रोटेस्ट इमरान साहब का या पीटीआई का ये क्या रंग लेकर आएगा, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। और इमरान साहब चाहते क्या है, इस हुकूमत को फारिग तो नहीं इस तरह इतने प्रोटेस्ट से हो सकती, वो बाहर भी नहीं आ सकते, तो चाहते क्या इन प्रोटेस्ट से एट द टाइम व्हेन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक समिट्स आर टेकिंग प्लेस इन इस्लामाबाद। इसमें बात करते हैं। आज हमारे साथ फैसल वाडा साहब होंगे, लतीफ़ साहब है, इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, हुकूमत का प्लान कामयाब हो जाएगा इस फैसले के बाद, और वो प्लान क्या हो सकता है 63A की नई तशरीह के बाद, जो कि आई थिंक लॉजिकल तशरीह है, लेकिन उससे फ़ायदा और प्लानिंग क्या होगी हुकूमत की, जो फ़ायदा होगा उसे आपके नज़दीक? पहली बात तो यह है कि भाईजान, एक गैर कानूनी इसको मैं कह सकता हूँ या नहीं कह सकता, ये मैं बताता हूँ, लेकिन गैर इखलाकी सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी के बनाए बेंच, जिसमें एडहॉक जज भी शामिल थे और जिससे जस्टिस मुनीब बाहर भी नहीं गए, यानी उन्होंने इनकार भी नहीं किया, मगर उनको निकाल दिया गया। ठीक है। उस बेंच ने, यानी आप प्रैक्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट देख लें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस देख लें, दोनों में है कि 3 जो जज साहबान हैं वो बेंच बनाएंगे, केस लगाएंगे। यहाँ खैर से अमीनुद्दीन साहब और काजी फायजीसा साहब दोनों बैठे मंसूर अली शाह साहब के बाइकआउट के बाद, और खैर से ना फुल कोर्ट बुलाया ना उनको वापस वो आए, तो ये बेंच बना दिया। और इस बेंच ने खैर से जो फैसला सुनाया है, इस फैसले को देखें तो मैं तो आपको आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका था कि ये हम ख्याल बेंच की जो तशरीह है वो काजी फायजीसा के दौर में मजीद निखर के सामने आई, और बताया था आपके कि ये उमर अता बंदयाल का फैसला कालअदम करार देंगे और 5-0 से कालअदम करार देंगे। कल भी कहा था और पहले भी कहा था। तो हुकूमत क्या करेगी, इसका फायदा क्या उठाएगी? और मौजूदा हुकूमती ख्वाहिशात के तनाजुर में ये एक अफसोसनाक फैसला है, और ये इस फैसले से जहां लोटाक्रेसी जायज़ हुई है, वहां इस फैसले के बाद आज़ाद अदलिया पर खुदकुश हमला, सुप्रीम कोर्ट पर खुदकुश हमला और मनपसंद जजेस लाने और मनपसंद जजेस से मनपसंद फैसले लेने की राह हमवार होगी। हुकूमत का प्लान बी कामयाब हुआ है, और जस्टिस प्लान ए क्या था भाई? ताज़ा हो गई है और नजरिया ज़रूरत की याद ताज़ा हो गई है फिर से। और आपको यानी मज़े की बात, अब आपको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस जो है, खैर से अब उसकी आपको समझ आ गई होगी कि उसकी ये क्यों लाया गया। काजी फायजीसा साहब के 2 क्रेडिट थे, लाइव समात करना, वो जब इमरान खान वीडियो लिंक से पेश हुए उस केस में, नैब तरामीम केस में, वो उन्होंने रवायत पे यू टर्न लिया, और फिर मैं अपने इख्तियारात कमेटी को सौंपता हूँ, मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए, 1 मैन शो नहीं होना चाहिए।
खैर वहाँ भी उन्होंने अब यू टर्न लिया और अब अपने एक मनपसंद जज के साथ बैठकर उन्होंने ये बेंच बनाया। और मज़े की बात है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिली, उसके बाद जजेस कमेटी का हुआ इजलास और वो हुआ छुट्टियों में इजलास। जस्टिस मुनीब थे वीडियो लिंक पर और उसमें जस्टिस काजी साहब ने फरमाया कि 63A केस लगाना चाहिए। तो जस्टिस मुनीब ने कहा कि 1.5 साल से पड़ा, इतनी क्या अर्जेंसी आ गई है। तो अब खैर से जब अब होगा क्या, इसका क्या फायदा उठाएगी हुकूमत आपके ख्याल में? काजी फायज ईसा क्या फायदा उठाएगी? और फिर साथ ही को क्या याद आया कि काजी फायज ईसा साहब तो अकलियत में चले गए हैं, तो वो ये तरमीमी आर्डिनेंस ले आई और आज इस तरमीमी आर्डिनेंस की समझ आती है कि उसका तरमीमी आर्डिनेंस आने के बाद 2 जजों ने पहला जो केस लगाया वो यही था 63A केस 63A, और अब आज उसका फैसला आ गया और अब हुकूमत बड़ी आसानी से मौलाना साहब के बगैर कम अज कम कौमी असम्बली में आईनी तरमीम या मुश्तरका इजलास बुलाकर आईनी तरमीम पैकेज मंजूर करवा सकेगी। ठीक। और अब इस सारे तनाजुर को जरा आखिरी जुमले जरा इस स्कोप से देखिएगा कि बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो पहली बात कह रहे हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ गए थे सुप्रीम कोर्ट, उनको बताने के हम आईनी तरमीम ला रहे हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि मखसूस नशिस्त ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हमारे नंबर कम हो गए। आप अंदाज़ा करें जमहूरियत पसंदों के कि जो खैरात में हमें मिले हुए थे, जो मैंडेट तहरीक इंसाफ का था, वो हमारे नंबर कम हो गए। और दूसरी बात बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ये तरमीम हम लाना चाहते हैं 25 अक्टूबर से पहले, उसके बाद हमें मुश्किलात होंगी। तो 25 अक्टूबर क्या सितारा शनास कोई दिन बताया था बिलावल भुट्टो को? किसी नजूमी ने बताया था? मुझे जहां तक समझ आती है 25 अक्टूबर काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट है, तो उससे पहले ये लाना चाहते हैं ताकि ये आए तो सुप्रीम कोर्ट में ये बड़े बेबस नजर आ रहे हैं मुझे आप काजी फायज ईसा साहब बैठे और आपकी कंपनी तो बेबस। तो खैर से ये है सारा तनाजुर। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। मैं जाता हूं अब उस कंपनी के पास जिस कंपनी की इस वक्त जय जयकारी है। वो ऑब्वियसली मियां जावेद लतीफ साहब नहीं है, चाहे हुकूमत वो कर रहे हैं, वो है फैसल वाउडा साहब। वाडा भाई फैसला आ गया, इस पे जितनी फिलोसॉफिकल डिबेट हो जाए वक्त का ज़िया होगा मेरे ख्याल से। मुझे बताएं अब इस फैसले को लेकर, क्योंकि मौलाना तो साथ नहीं, मौलाना ने बड़ी शटअप कॉल दी है इस वक्त हुकूमत को। ज़रा मैं आपको सुनवा दूँ, मुझे आपने वाडा साहब अंदर ही खबर ये देनी है, बताना है कि बेसिकली अब क्या होगा 25 तारीख से पहले ये जो फैसला आ जाए 63A का, इसकी मदद से तहरीक इंसाफ के कितने बंदे लोटे हो रहे हैं, ये जो लोटे होके वोट देंगे मियां जावेद लतीफ़ की पार्टी को, और ये आईनी तरमीम जिससे सुप्रीम कोर्ट की पावर सलब कर ली जाएंगी। मौलाना फजल कॉल सुनेंगे हुकूमत को। पाकिस्तान में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हो रहा है। ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें। जहाँ तक आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की, इस तरीके से लोगों पर एमरजेंसी मुसर्रत करके अन्नेवा जिस तरह भी वो चाहें हम बिल की मंजूरी दे दें। मेरे ख्याल में ये बिल उसूल के साथ नहीं, तफसील के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। हमारी भी बात सुनी जाए ना। अगर हम इतने अहम हैं और हमारा वोट इतना जरूरी है तो फिर हमारे मकासद के लिए जरूरी क्यों नहीं है, तुम्हारे मकासद के लिए क्यों जरूरी है? आज भी एक फैसला आया है 63A के हवाले से, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ये कोई सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए इसको। फैसल भाई अब तो जरूरत नहीं रही मौलाना की 63A के बाद, तो तहरीक इंसाफ के कितने लोग आपके ख्याल में लोटे हो सकते हैं और जाकर मिल सकते हैं इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में हुकूमत के साथ? बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मुझे थोड़ा सा आपकी पहली दफ़ा ऑब्जेक्शन है लोटे के ऊपर, क्योंकि मैं और आप क्या दुनिया की ताकतवर मुल्क के ताकतवर तरीन आदमी को भी लोटे की ज़रूरत है। लोटे का नाम आप लोटा कह दें, उसको मुस्लिम शावर कह दें, उसको ऑटोमेटिक स्प्रिंकल कह दें, या उसको कुछ भी नाम दे दें, लेकिन लोटे के बगैर तो एक पावरफुल आदमी, दुनिया का पावरफुल आदमी भी नहीं चल सकता, मर जाएगा घुट घुट के। तो लोटों की अहमियत तो रहेगी और लोटे के बगैर आप जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ तो आपका इस सवाल का जवाब आ गया। तो लोटा इज वेरी रेलेवेंट। मैं तो नहीं कह रहा लोटा अच्छा है लोटा बुरा होता है, मैं तो कहता कि लोटे कौन कौन से आएंगे अब तहरीक इंसाफ से। फैसल भाई मैं तो ये कह रहा था। नहीं मैंने कामरान शाहिद साहब मैंने गुजारिश आपके आगे ये की है कि लोटों की
जरूरत है, इफादियत है, इफादियत है। ताकतवरीन इंसान को भी। हाँ, तो फिर उस हिसाब भट्टी से साहब को भी, मियां साहब को भी, जरूरत आपको हमें भी मुझे, है, बिल्कुल जब भी ठीक है, आप। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो दूसरी बात आपकी आ जाए कि वोट और नोट की जब भी बात पाकिस्तान में आएगी तो फिर आपको जवाब पता होना चाहिए कि जीत नोट की भी होगी और वोट की भी होगी। तो ये भी कोई रेलेवेंट चीज़ नहीं रही। फिर आप कह रहे करप्शन दुनिया में, पाकिस्तान में, केपी के गवर्नमेंट में, यहाँ वहाँ, वो भी अब पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स सिस्टम का हिस्सा है। करप्शन भी हमने एक्सेप्ट कर लिए। अब जो हम एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार, 26 अक्टूबर 2022 को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने पाकिस्तानियों की जान बचाने के लिए उनको अलार्म किया था, उनको तंबीह की थी, और उसके बाद वो चीज़ें फ्लॉप भी हो गई। अल्लाह ने असबाब उसको भी बनाया था। आज फिर अक्टूबर के अंदर मैं वही करने आया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आप लाशें नहीं गिरा सकते, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आपको पता है फैज़ हमीद आपके बारे में क्या बात कर रहा है, आपको पता है कि आप बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको अब इस इंतशार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये पता चल गई है कि IPPs का काम, जिससे बिजली कम होनी है, गरीब को फ़ायदा होना है, वो हो गया है और हो रहा है और अच्छी तरह हो जाएगा। और 9 सेंट की बिजली आप इंडस्ट्री को ही मिल जाएगी। पेट्रोल प्राइसेस सस्ती हो रही हैं और मजीद सस्ती होंगी, उससे महंगाई कम होगी। आपको ये भी पता चल गया। मुझे एक बात का जवाब दें, आपको आपने ये नहीं मुझे बताया कि तहरीक इंसाफ के कितने सुने IMF का प्लान भी हो चुका है सर, वो भी आपने लेटर लिखा था, वो भी नाकामी हो गई। आपको करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी बैलेंस हो गया है। रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही है, पाकिस्तान पटरी पे चढ़ गया और उसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ आप SIFC को देते हैं। और यही फौज हमारे द्वार में भी अच्छा काम कर रही थी जब तक फैज़ हमीद और चीफ एग्जीक्यूटिव खान साहब 2 जिस्म और 1 जान नहीं हुए थे, और फिर तबाही शुरू हुई। तो हमें शाय अवे नहीं करना चाहिए, हमारी इंट्रोडक्शन ये होनी चाहिए अब, और हमें बोल्डली ये बात करनी चाहिए कि जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो अपनी लाशों पर कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तानियों के लिए झंडे लगाते हैं और हमें एक टिकट चलाते हैं, बहादुर ने शहादत दे दी, वो मरने के लिए नहीं आए थे, वो हमारे लिए सब जाने दे रहे हैं, वो रोटी की सस्ती करके दे रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, देखिए प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल। देखिए कामरान शाहिद साहब, मैं तो बड़ा स्पेसिफिक क्लियर हेडेड आदमी हूँ। जिसका क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट, सही, मैं एग्री करता हूँ आपसे। गवर्नमेंट का क्रेडिट होगा गवर्नमेंट को दे दूंगा, PTI क्रेडिट होगा PTI क्रेडिट दे दूंगा, फौज का क्रेडिट है फौज को दूंगा। फिर आपने दूसरी तरफ जब खान साहब को ये पता चल गया तो अब उनको वही याद आया जो सिस्टम में वो चलते आ रहे हैं। जो आपने अरशद शरीफ की शहादत हुई, वो आज तक केस नहीं आया। वो बच्ची जो कटेरे के नीचे आके इंतकाल की, जो वर्कर्स हुए, चाहे वो और बात है कि इमरान खान साहब किसी के भी नमाज जनाजा पे नहीं गए, अपने जिगरी दोस्त नईमुल हक के नमाज जनाजा पे भी नहीं थे। फिर मेरी वालदा की डेथ हुई, उस पर भी नहीं थे। और मेरी वालदा को जब मैंने छोड़ दी पार्टी तो उनकी ट्रोलिंग की, जिनका कोई ताल्लुक नहीं था। अब मैं कहता हूँ इमरान खान साहब अगर आज़ादी मनाने निकल गए हैं तो सबसे पहले इस पाकिस्तान की आज़ादी में अपने बच्चे यहाँ बुला लें, ताकि हिस्ट्री में नाम हो कि पाकिस्तान की आज़ादी में उनके बच्चे भी थे। प्रोटेस्ट में गरीब के बच्चे को ना मरवाएं, अब अपने बच्चे लेके आए। ये नहीं हो सकता कामरान शाहिद साहब, बच्चे मुल्क से बाहर रखूं और गरीबों के बच्चे मरवाने के लिए ले आऊं, नंगे पैर बगैर खाने के। हम कई दफा इधर डी चौक पे छोड़ गए हैं। अब आ जाएं दूसरे मरहले के ऊपर। गंडापुर साहब जो बातें करें वो तो प्यादे हैं, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। वो इसलिए कर रहे हैं कि वो CM होके CM पे बुर्जमान रहना चाहते हैं, और KPK में जो तूफान है करप्शन हो रही है विच इज एक्सेप्टेबल ना हो, वो उसको बजा रहे हैं। अब आज KPK के CM से उनको हटा दें, इनकी आवाज बंद हो जाएगी, दूसरा CM जाएगा। लेकिन सर KP का CM अगर कल बंदे ले आया वहां पे डी चौक में, फिर कन्फ्रंटेशन का माहौल हो जाएगा। कामरान शाहिद साहब आप भी आए, मैं भी आऊं भाई, मुझे एक बात बताएं कामरान शाहिद साहब, इस मुल्क में कानून है आप रेप नहीं कर सकते, इस मुल्क में कानून है आप डाका नहीं डाल सकते, इस मुल्क में कानून है आप गोली नहीं चला सकते, इस मुल्क में कानून है आप शराब नहीं पी सकते, ये कानून है। अब आप कहें नहीं, क्योंकि मैं पॉपुलर वेव है मेरे पास, मैं शराब भी पीऊंगा, मैं रेप भी करूंगा, मैं बंदे भी मार दूंगा, मैं गोली भी चला दूंगा। ये कौन कर रहा है? ये पॉसिबल नहीं है। आपको डी चौक पे आपको क्यों आना है? जब डी चौक पे कानून बन गया आप नहीं आ सकते। अच्छा, आप 144 लगी हुई है। अच्छा, नाअहल गवर्नमेंट की दूसरी साइड जावेद लतीफ साहब की साइड है, उनके पल्ले कुछ ही नहीं है। उनके पल्ले ये भी अकल नहीं है कि भाई इनको जगह दे दो, इनको जगह दे के B ग्राउंड C ग्राउंड D ग्राउंड दे दो। अगर मैं हुकूमत होता मैं कहता इनको ग्राउंड दे दो, क्योंकि इनके पास इतने बंदे नहीं होते जितने आप कंटेनर लगा देते हैं। जब कंटेनर लगाते हैं तो हम सब बात करते हैं, ओहो कंटेनर क्यों लगा, जलसा PTI का, ओहो क्या हुआ, प्रोटेस्ट होने वाला है। आप एक गुब्बारे में बिलावजा हवा भर देते हैं। भाई 2000 गंडापुर से बचे, गंडापुर कल कह रहा है कि मैं तवाइया फेर दूंगा। 50,000 आदमी आएंगे, 75,000 आदमी आ जाएंगे, 1 लाख आदमी आ जाएंगे, तो क्या 25 करोड़ लोगों का फैसला कर देंगे भाई? ठीक बात। आने दे। मौलाना साहब जब आए थे, मैं वजीर था,
मौलाना साहब के लिए हमने झाड़ू, साफ सुथरा ग्राउंड, झूले, बाथरूम, चाय, कॉफी, सब कुछ दिया। क्या हुआ? क्या कुछ हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। 25 करोड़ आबादी के अंदर आप 5,000, 10,000, 15,000, मैं आपको और देता हूं 50,000। लेकिन इमरान खान रिहा हो पाएंगे इन प्रोटेस्ट मूवमेंट से? क्या हो पाएगा? हुकूमत हिल पाएगी? नहीं सर, नहीं। इमरान खान साहब को ये पता चल चुका है कि अब रिवर्सल नहीं है। जब फैज हमीद का कोर्ट मार्शल के साथ सजा होगी, अच्छा, तो क्या जब अपने को नहीं छोड़ेंगे तो पराये को छोड़ देंगे? अच्छा। तो उसके साथ हैंड इन ग्लव्स कौन था? इमरान खान साहब थे। अब इमरान खान साहब ने इंडोर्स कर दिया है कि गंडापुर जो बातें कर रहे हैं वो ठीक बातें कर रहे हैं। भाई आप लीडर है, आप काम में टेम्परेचर नीचे लाना, माहौल देना। आप कह रहे हैं वो बातें ठीक कर रहे हैं। गौहर को कह रहे हैं कि हम चेयरमैनशिप निकाल के भाग देंगे, तुम बुजदिल हो। तो बुजदिल नहीं है भाई, वो बुजदिल वो है जो बच्चों को मरवाने ला रहा है। अब आप डी चौक में आ गए। अब डी चौक में मेरा तो नहीं ख्याल कि वो आ रहे हैं सर, मैं ऐसा कुछ होता हूं, मुझे नजर आ रहा है। इंशाल्लाह निकल जाएगा। टाइमिंग्स कामरान शाहिद साहब, टाइमिंग्स। अब समिट आ गई, हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, मिलिशियन डेलीगेशन है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर आ रहा है, अच्छी खबरें आगे आ रही हैं। आपने फिर आग लगाने की बात कर दी मुल्क के अंदर। तो ये गाली के बदले सलाम नहीं मिलेगा, सलाम के बदले सलाम मिलेगा, गाली के बदले चपेड़ी। सर, मैं जनरल फैज का थोड़ी देर में आपसे पूछता हूं, चीजों का फायदा क्या है? आपका पॉइंट आ गया कि जनरल फैज किस हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन पहले मियां जावेद लतीफ साहब, अब ये जो अमेंडमेंट आ गई है, इससे परसेप्शन ये है, ये जो फैसला आ गया नजरसानी का, कि आपको मौलाना फजल रहमान मिल नहीं रहे। हुक्मरान इत्तेहाद की भी मेरे सामने पोजीशन है, कौमी असेंबली की भी, सेनेट की भी। आपके पास इतने वोट ही नहीं है कि आप आईनी तरमीम पास कर सकें। तो मुझे याद है कि ये नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त 14वीं अमेंडमेंट पास की थी और कहा था कि जनाब हम लोटा क्रैसी को, फ्लोरा क्रॉसिंग को, इस सब को रोकना चाहते हैं। इस मुल्क में एक नई जमहूरियत, एक नई उसकी दागबेल डालना चाहते हैं। इस वेरी स्पिरिट को आपने तोड़ के ही ये तरमीम पास करवा सकेंगे ना, वरना मुझे बताएं कि ये फैसला आपके हक में, हटा दें यार इसको, ये फैसला अगर आपके हक में हो भी गया आज मियां जावेद लतीफ साहब, तब भी क्या है, तब भी आपके पास उतनी अक्सरियत नहीं है कि आप ये आईनी तरमीम पास करवा सकें, अनलेस कि आप लोटे बनाएंगे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों को तोड़ेंगे, वो गैर अखलाकी हरकत करेंगे जिसको आप 14वीं तरमीम से खुद कहते आ रहे हैं कि ये गलत बात है। कामरान शाहिद साहब, शुक्रिया आपका, मगर मेरा सवाल आपसे उल्टा ये है कि भाई 14वीं आईनी तरमीम हो तो लेने दें, उसके बाद ये मफरूज़े के मौलाना साहब साथ हैं नहीं हैं, 2/3 अक्सरियत कैसे हुई? जब 2/3 अक्सरियत मिलेगी तब जाके आप ये बात कर सकेंगे या कोई आईनी तरमीम आ सकेगी। अब सवाल ये है कि दुनिया भर में जो आपने कहा कि आप 14वीं तरमीम लेकर आए थे फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से, हाँ ये हमारा ही कारनामा था और उस वक्त हमें ये कहा गया जब हम ये तरमीम लेके आए कि ये बादशाहत लाना चाहते हैं कि कोई मेंबर जो है इनके ख़िलाफ़ बात ना कर सके, मगर उसके बाद ये समझ आई कि हमने लोटा क्रेसी का रास्ता बंद किया और आज खोल दिया जो कहा जा रहा है नहीं खोला, ये भी आप कौन कहता है कि रास्ता खुल गया? भाई आप उसी कानून के तहत, फ़र्क ये आया है कि आप वोट कास्ट करेंगे तो वोट काउंट होगा, मगर आप 20 सीट होंगे अपने पार्टी के सरबराह के कहने पे, वो प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मगर ये क्या तरीका है कि आपकी ख्वाहिश पे आइन कानून कुछ कह रहा है, आप तशरीह के बहाने आप ये करते हैं कि जनाब ना वोट काउंट होगा और वो डी सीट भी हो तो जाएगा। बात खैर नॉनसेंस की बात थी, ये तो मैं आपसे एग्री करता हूं इस हद तक जी, वोट तो काउंट होना चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इतना इत्तेफाक करते हैं, वरना आप ये भी इत्तेफाक ना करें तो कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है? आपका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपकी हुकूमत का। मगर मैं चल रही है वो चली जा रही है, ठीक है, बराबर ही छुटांगे ऐसी दो भी। अब बात चलते रहिए ना, अरे चलते रहिए। वाडा साहब 10 थोड़े पल्ले कुछ नहीं है, थोड़ी हुकूमत दे 10 देता उन्होंने। ओ मैं कहता हूँ क्या है साढ़े पल्ले कुछ है, मैं कहती क्या है मियां साहब, लेकिन ये बात ये है तो आप ऐसी आपको देखें। मियां साहब मेरी बात सुनिए प्यारे मियां साहब, एक सेकंड कामरान, कामरान प्लीज मुझे बात मुकम्मल करने दें। एक सेकंड मैं जो कहना चाहता हूँ, देखें कि आप जो वोट कास्ट कर रहा होगा दूसरी जमात का, उसको इल्म होगा कि मैं कल को डी सीट हो सकता हूँ, लिहाजा वो अच्छा बुरा सोच के ही करेगा। दूसरी बात, जो अभी मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दानश्वर जो हैं
जो अपने इरशाद जुल्फों भट्टी के साहब। असीर हैं, अपनी जुल्फों के ही, इरशाद भट्टी साहब अपनी जुल्फ़ें अभी बड़ी संवार रहे थे, मैं देख रहा था। वो कहते हैं ये गैर अखलाकी बेंच था, और इन्होंने शायद ये नहीं कहा कि ये गैर आइनी फैसला था। भाई आप इस बेंच को तो गैर अखलाकी कहते हो, वो आपको अखलाकी बेंच नज़र आता था साकिब निसार साहब का, जिसने सादक और मीन का सर्टिफिकेट दिया इमरान खान को, और जिस तरह का बकौल बाजवा साहब के वो एक प्ले बॉय था, उसको सर्टिफिकेट दिया, और ये साकिब निसार साहब जानते थे जब वो सर्टिफिकेट सादक और मीन का दे रहे थे। अब दूसरी बात इन्होंने जो कौन फरमाई, प्ले बॉय नहीं क्या होता? इनको ये अच्छा मियां लगेगा? जावेद लतीफ साहब, मैं तो हैरान हूं कि ये क्या बात है। आप तो नहीं जनरल हैं। बाजवा ने आप कह तो दिया नहीं कि हैं। प्ले बॉय। यार मैं आपके मतलब कह सकता हूँ। नहीं भाई, अब बात मैं ये है आपके कि ये मतलब बड़ी कह सकता हूँ, जातियात में आप मबनी नहीं हैं। बातें यार, इसको नहीं छोड़े। कह सकते हैं आप सर, हम खुशी से एक्सेप्ट अच्छा करेंगे। यार, बात तो साहब, सुन बात लेना। ये है नहीं, कि कामरान शाहिद साहब के लिए आप कह सकते ये- हैं, खुशी से मैं- एक्सेप्ट ये करेंगे। हल्की बात, आपकी बात, जिसने भी ये बात कही है ना, वो प्ले बॉय श्ले बॉय, ये हल्की नहीं। बातें यार, छोड़े इस अच्छा बात को। यार, और यार मैंने नहीं कही, मेरे भाई एक सेकंड, मैंने नहीं आपसे कही, मैंने कोर्ट तो कोर्ट करे ना, नाम आपका कर अपना दिया कि आर्गुमेंट दे रहे उसने हैं कहा था। अच्छा मैं एक और मेरी गुजारिश ये है कि क्या बंदयाल साहब जैसी अखलाकी कदरें रखने वाली बेंच हो, जो एक ही बेंच होता था। मियां साहब मुझे एक बात बताएं, मियां साहब छोड़े यार, ये बात बड़ी वो इनको बड़ी अखलाकी आप लगता है। गहरी बातें कर रहे हैं। मेरी एक बात सुनिए, आम लोगों के लिए बात करते हैं ना, आम लोगों के लिए शो है, आप भी अवामी आदमी हैं सर। छोड़े, आपको सब पता है क्यों हो रहा है। आप ये जानते हैं कि आपने इस आप इस वक्त, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, आप इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट के पर काटने जा रहे हैं ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह से आपको जो खतरा है कि वो पता नहीं कौन से फैसले कहाँ ना कर दे, ये आप सब इसलिए करने जा रहे हैं, और उस चक्कर में आप वो तबाही फेरने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो तारीख में आपका नाम रोशन रहेगा मियां जावेद लतीफ साहब। आपने ये बोझ उठाया है, यू आर द फेस बिहाइंड द केस। सुन लें जी एक सेकंड कामरान शाहिद साहब, ये तो आपको इल्म होगा कि पर कटने जा रहे हैं या पर बढ़ने जा रहे हैं, मगर मुझे आपसे ये गिला ज़रूर है कि आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले जब भी कोई इम्तिहान का वक्त आया सुप्रीम कोर्ट पर, तो मार्शल लॉ के अदवार हों या गुड टू सी यू कहने वाले का दौर हो, क्या आइन कानून के मुताबिक फैसले आए? क्या 2017 में आइन कानून के मुताबिक फैसले सर, आप दिए ये गए? कुछ और बात कर क्या रहे हैं, उससे हम पहले बात कर रहे हैं 2000 में? सर आप कुछ और बात कर रहे हैं मियां साहब। अच्छा, मैं आज आपको भी मौजू मिलाने की कोशिश करता हूँ यार ना इस तरह करें। जी 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 बताएं। नहीं ना, एक सेकंड, जी बताएं। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं, क्या रातों को एक शख्स के लिए अदालतें लगे और 24 केसेस में एक लम्हे में जमानतें मिल जाएं, जो केस नहीं अभी बना उसमें भी मिल जाए, वो आपको अदालतें चाहिए, वो आपको अदालतें चाहिए। साहब को अहल किया था, आपके लिए अदालतें नहीं लगी थी जब इफ्तिखार चौधरी साहब को आपने बहाल कराया, अच्छा, उसके बाद आप बेनिफिशियरी हुए, उसके अदालतें आपके लिए भी लगी थी। पॉइंट अच्छा, ये नहीं हो रहा सर, सुने, आप तो पूरी अदालत को रैप अप कर रहे हैं ना। ये भी बेंच का मामला नहीं है कि इफ्तिखार चौधरी बेंच गलत था या बंदयाल बेंच गलत था या काजी साहब बेंच गलत है। आप तो पूरी सुप्रीम कोर्ट रैप अप कर रहे हैं, तारीख में आपका नाम रोशन होगा। मैं सिर्फ इतना बताया भाई, नहीं कर क्रेडिट लेने तमगा सजा ले, ऐसा रुमाल लगाया है मैंने। आप जो जी जी बोले आपने बड़ा अच्छा रुमाल लगाया हुआ है, उसका कलर स्कीम भी अच्छी है, आप भी इंतहाई खूबसूरत मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, ये भी मैं देख रहा हूं। मगर मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं, आपको वो साबका अदवार के किए गए फैसले और आज के किए जाने वाले फैसले और जो खतो कताबत उस इंसाफ फराहम करने वाले अदारे के अंदर हो रही है, उससे भी आपको आगाही है मेरे से ज्यादा। सारी आगाही है। मैं एक ब्रेक की आगाही देना चाहूंगा, चुनौती देना चाहूंगा आपको कि आप एक ब्रेक लूंगा। मैं बता ही रहा हूं, चौथी दफा के तारीख में आपका नाम आ रहा है। एक तारीख, एक वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज आईनी एक सुपीरियर कोर्ट था जिसको 90s के अंदर फिजिकली PMLN ने चढ़ाई करके डिसमेंटल किया, और उसके बाद उन्होंने उससे तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने कहा यार मजा नहीं आया। 2024 में उन्होंने क्या कि एनू उड़ाई दे, एक नवी अदालत बना लो। ब्रेक के बाद आप जवाब दीजिएगा, ब्रेक के बाद आप जवाब दीजिए सर। हक महफूज रखता हूं, हक महफूज रखें, आप हक महफूज रखें। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात
जो बताई है ना मुझे अलार्मिंग बात, वो वाडा साहब ने बताई कि फैज़ हमीद साहब जो है उनका कोर्ट मार्शल होगा, सजा भी होगी, और उनके इन्होंने एक प्रोग्राम में ये बता रहे थे कि गंडापुर साहब से ही मामला सामने निकल आए। अभी बेसिकली हम सुन रहे थे, कल देख रहे थे बल्कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़ा शिकवा कर रहे थे अवाम से कि अवाम ने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। लेकिन दूसरी तरफ भट्टी साहब, इमरान खान अपेरेंटली तो नज़र आ रहा है बड़ा कमज़ोर, जैसे कि वाडा साहब कह रहे हैं एहतजाज नहीं होगा, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं हम करने नहीं देंगे, और इसका कुछ सर पैर नज़र नहीं आएगा, ना इनकी गिरफ्तारी से रही हो सकती है, ना कुछ पॉपुलैरिटी है उनके पास, लेकिन अपेरेंटली वो रियासत के आगे इस वक्त कुछ उनका होता बनता नज़र नहीं आ रहा। आप भी इस तरह देखते हैं भट्टी साहब? और ये एहतजाज सारी एक्टिविटी इन फ्यूटाइल है, सिर्फ टेंशन सीख करने के लिए, फ़ायदा तो कुछ होना नहीं इसका इससे। कामरान भाई, आपकी इजाज़त से सवाल पे आने से पहले मेरी जुल्फ़ों आपके रुमाल बल्कि आपकी मुस्कुराहट पर नज़र रखने वाले मेरे दूर अंदेश बल्कि ज़हीनो फ़तीन बल्कि बारीक बीन बल्कि दूरबीन बल्कि खुर्दबीन बल्कि महाजबीन बल्कि प्ले बॉय के हाथों ज़ेरे ज़मीन जवेद लतीफ़ साहब एंड कंपनी, नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी प्ले बॉय के हाथों हमारे रुमाल, हमारे मुस्कुराहट, हमारी जुल्फ़ों की तो आपको पता चल गया। जो कुछ करतूत आप काले काले करतूत आप बिखेर रहे हैं, इलेक्शन डाका मार के मखसूस नशिस्तें छीन कर, अब आप खैर से सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करने जा रहे हैं, और अब आप खैर से मनपसंद के जजेस लाने जा रहे हैं। अब आप खैर से एक आपको क्या एतराज है यार, उनको लाने दे, पर बिठाने जा रहे हैं। अब आप खैर से आपने 9 मई अदलिया का कर चुके, जब सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई तब आपकी हुकूमत थी। अब बस कर दें, बहुत हो गया, ये खेल पुराना हो गया है। नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर सुना करें जिसमें वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानो, ये हैवानों की बस्ती नहीं है, इंसानों की बस्ती है, मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के साथ हूँ। वो कहाँ गए नवाज शरीफ साहब, हमारे कायदे इनकलाब, हमारे नेल्सन मंडेला, हमारे पाकिस्तान के इमाम खुमैनी? वक्त की किल्लत है जरा भट्टी साहब, पॉइंट आ गया, ढूंढ के लाए उनको। अब आ गया जी, छोड़ दें इमरान खान की पॉपुलैरिटी। ज़ाहिर है इमरान खान ही पॉपुलैरिटी है, सियासत और मकबूलियत उनके पास है, कोई शक नहीं है। अब छोड़ दीजिए आला हज़रत मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट को तबाह करके खैर से बैक वक्त चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर दाखिला, और अब नोटों पर तस्वीर उनकी लगनी बाकी है, उनको भी छोड़ दीजिए। इशू ये है कि इमरान खान साहब को ये इन दिनों एहतजाज कॉल ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस वक्त तक इमरान खान साहब को थोड़ा सा भट्टी साहब पॉइंट आ गया आपका, मुझे आगे चलना है, पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया पॉइंट। जी वाडा साहब आ गया तो फिर आपको मुबारक हो, आगे चलिए, आगे चलते हैं। वाडा साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ से मुख्तलिफ है इमरान खान, क्योंकि देखिए ये मुश्किलात सब पे आई, ये सियासी मुकदमाबाजी, ये सब कुछ हुआ, लेकिन इमरान खान जेल में बैठ के भी एहतजाज भी करा रहे हैं, उन्होंने अपनी केपी में हुकूमत भी बना दी है, उन्होंने इनको जीतने भी नहीं दिया इलेक्शन के अंदर, अपने उनके ज़रिए वो जो आज़ाद मेंबर्स थे। तो आप दोनों किस तरह इक्वेट करते हैं, और क्या इमरान खान का चैप्टर क्लोज तो नहीं हुआ ना अभी? क्या आपको लगता है क्लोज हो गया है? देखिए कामरान शाहिद साहब, दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि जो मियाँ साहब या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो वैनम था एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो सबके अंदर जहर है, लेकिन उस जहर को ट्रे में रख के 10 कदम आगे आकर रेड लाइंस क्रॉस करके इमरान खान साहब आगे चले गए, और उसका फ़ायदा बाकी बेनिफिशरी पार्टीज़ को हो गया, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ये कि वक्ती तौर पर, कानूनी तौर पर, दुनियावी तौर पर तो मुझे पॉलिटिक्स उनकी नहीं नज़र आ रही अब, इसलिए नज़र नहीं आ रही कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी दबदबा ऐसा ही था पाकिस्तान में, उनके। आप इमरान साहब की बात कर रहे हैं या नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब का कंपैरिजन इमरान खान साहब के साथ बनता नहीं, कि इमरान खान साहब बहुत सारी रेड लाइंस जो ख्वाहिशात थी सियासतदानों की, वो उन्होंने पूरी कर दी, नंबर 1। नंबर 2 है कि अल्ताफ़ हुसैन की सियासत भी ऐसी थी, पॉपुलैरिटी भी थी, सन्नाटा भी हो जाता था, मजमा भी इकट्ठा होता था, बल्ब भी नहीं जल सकता था, आवाज़ भी नहीं निकल सकती थी। एंड क्या हुआ? एंड ये है कि एक अलग पार्टी बन गई, वो वहाँ रह गए कट के। अब इमरान खान साहब का मसला ये है कि दुनियावी, कानूनी और सियासी तौर पे तो अब वो फंस चुके हैं, अब वो इतना दलदल में जा चुके हैं जिसका असेसमेंट उनके पास भी है, उनको पता है। तो वो इश्तियाल को उन्होंने तरजीह दी है कि शायद इस वॉलेटाइल सिचुएशन के अंदर लोग मर जाएं और एक कियोस हो जाए, और जैसे
एक्स प्रेसिडेंट ने कहा है कि बांग्लादेश की तरफ जाएंगे हम। तो भाई आरिफ अलवी साहब से आप पूछें कि भाई जब तुम प्रेसिडेंट थे, जब तुम मरून मिन्नत थे इमरान खान के, तो तुम्हें जब हदायत मिली थी इलेक्शन के टाइम पे, तो तुमने पूरी क्यों नहीं की? तुमने अपनी मुद्दत कैसे पूरी की? मुद्दत के बाद भी तुम प्रेसिडेंट रहे, तुम्हारे केसेस नहीं खुले, तो तुम रिकवरी की बात करो तो दगा तो आपने कुर्सी पे बैठ के किया है इमरान खान। फैसल भाई एक बात बताएं, इमरान खान के जनरल फैज के पास इतना मवाद आ सकता है जनरल फैज से कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो जाए उसके ऊपर, या उतना मवाद नहीं हो सकता? जी 100%। अच्छा 100%। और देखें शायद गालिबन आपको एक चीज़ थोड़ी सी, कामरान शाह साहब आपको तो ज़्यादा होगा, भट्टी साहब को भी मुझसे ज़्यादा अंदाज़ा होगा। देखिए इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट जो है ना, वो इंस्टीट्यूट के साथ चलता है, वो इंडिविजुअल माइंडसेट के साथ नहीं चलता। इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट में ये क्लैरिटी आ गई है कि इमरान खान साहब उनकी पार्टी जो है वो मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है। अब ये इंडिविजुअल की चेंजेस से आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंस्टीट्यूशनल सब इसी तरह सोचते हैं। मैं और आप चेंज कर सकते हैं, भट्टी साहब चेंज कर सकते हैं कि हम इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स की वहाँ भी कुछ सोच हो सकती है कुछ की, लेकिन बाय एंड लार्ज एज एन इंस्टीट्यूट ये मूव करते हैं। इंस्टीट्यूट वाइज किसी को समझ है, इंस्टीट्यूशनल वाइज मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं फैज हमीद साहब का के पास से इतना मवाद निकल सकता है कि इमरान साहब पे मिलिट्री ट्रायल हो जाए, इतना मवाद आ रहा है, आप ये कह रहे हैं? 100%। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये जो इसका एक और पहलू है ना जो इन्होंने कहा है फैसल साहब ने, वो आपसे सवाल बनता है। वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअली इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंदर ये आ चुका है इदारे की कि इमरान खान मुल्क से मुखलिस नहीं, लेकिन ये अप्रोच पिछली इंस्टीट्यूशनल अप्रोच या पिछली इस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में आपके प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक तो 3 दफ़ा आया था, जब आपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सैक कर दिया था, उनका त्यारा लैंड नहीं करने दिया था, इस तरह दूसरे जो वाक़यात हुए थे, कन्फ्रंट्रेशन जब आपकी हुई थी, तो ये तो होता रहता है ना। तो आपको लगता है कि ये जिस तरह नवाज शरीफ साहब के दिन फिर गए, बुरे तरीन हालात में भी आप लोग इलेक्शन में जीत के ना भी, भाई उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, बेटी उनकी जो है वो सीएम पंजाब है, यानी ओवरवेलमली तो आप नहीं जीते ना, सादा अक्सरियत भी आपकी नहीं हुई, तो क्या इमरान खान के साथ भी नई इस्टेब्लिशमेंट चेंज हो जाएगी तो मामला नए हो जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं होंगे? नहीं, मैं फैसल वाडा साहब से की एक बात से इत्फाक करता हूँ कि जो कुछ इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस करके जो कुछ किया है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया, और ये मेरा ख्याल आप भी इस पे एग्री होंगे। ठीक है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि नवाज शरीफ साहब के साथ 3 दफ़ा ऐसा हुआ और इमरान खान ने 1 दफ़ा कर लिया, तो क्या उनके लिए भी दरवाजे फिर से खुल जाएंगे? नवाज शरीफ हों या जुल्फ़िकार अली भुट्टो, किसी ने ये इस हद तक जाके, हाँ ये बात दुरुस्त है कि एस्टेब्लिशमेंट वक़्त की जो भी हो उससे इख्तलाफ भी होता है, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनके अमल से, उनके रोल से, मगर कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि हमने फ़तह करना है बाई हुक एंड क्रुक किसी वक्त की एस्टेब्लिशमेंट। नहीं, इमरान खान ने फिजिकली करने की कोशिश की, आप लोगों ने दूसरे तरीके से करने की कोशिश की थी जब आप आर्मी चीफ के साथ नहीं। एक सेकंड आपके पास वक्त कम होगा, मुझे कहने की इजाज़त दें। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं कर सका। जहाँ तक जनरल फैज़ हमीद का आपने सवाल उठाया कि जनरल फैज़ हमीद के इतने सबूत हैं, हाँ इतने नहीं, बहुत ज़्यादा सबूत हैं, और वो साजिश, वो सबूत जो हैं वो मुकम्मल उस वक्त तक होते ही नहीं हैं जब तक इमरान खान भी शामिल ना हो, क्योंकि वो सारी की सारी साजिश जनरल फैज़ हमीद अकेले नहीं कर सकते, वो इमरान खान और साकिब निसार भी शामिल हैं। हाँ वो अलग बात है कि जनरल फैज़ हमीद को कोई ना छुड़वाने आए, मगर आज तक छुड़वाने के लिए जिनका एजेंडा लेकर आए थे इमरान खान, वो छुड़वाने के लिए पीछे खड़े हैं, उसकी वजह से वो बच जाते हैं तो वो अलग बात है। सर पॉइंट आ गया आपका। साजिश में वो पूरे शरीक हैं। क्विकली मैं भट्टी साहब, आप एग्री करते हैं कि फैज़ हमीद साहब के पास इतना मवाद निकलेगा कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो उसकी बेस पे, जो वाडा साहब कह रहे हैं ऐसा होने लगा है? 100% कह रहे हैं वो। देखिए कोई नहीं, अभी मैं तो 100% नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये सुना ज़रूर जा रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ उनके पास से निकला है, लेकिन उनमें और इमरान खान में लिंक पैदा करने के लिए कितने सबूत हैं और वो प्रूव हो जाएंगे अदालतों में। वाडा साहब, ये जो नई आईनी अदालत है, ये इसमें मामला बनने के बाद मिलिट्री ट्रायल शुरू होने के चांसेस हैं, उससे पहले भी शुरू हो सकता है? नहीं सर, अभी तो प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं, ये अभी तो कोर्ट मार्शल की तरफ चल रहा है मामला, दैट टेक्स अ लिटिल टाइम। नहीं, मिलिट्री ट्रायल तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ इमरान साहब की, जो आप कह रहे हैं कि वो हो सकता है, तो वो इस
नई आईनी अदालत बनने के बाद ही मेरा ख्याल से चांस है ना उसके होने का, क्या ख्याल है? सर वो तो अभी तो उसमें टाइम, अभी पहले एक ब्रेक लूंगा जी, टाइम है, एक ब्रेक लूंगा वाडा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर प्रोटेस्ट करने का राइट है और करना चाहिए, लेकिन थोड़ा ये देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो अगर आप प्रोटेस्ट को आगे ले जाएंगे, प्रोटेस्ट आपका राइट है और उनके राइट को रोकना नहीं चाहिए। मुल्की मामला लेकिन प्रायोरिटी हैं। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।